जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो है कि मंदिर स्थापत्य को समापन किया था और समापन करने के साथ साथ उससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो मैं आपको दिखाया था, कराया था। सारी चीजें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं सारा जो है कि मैंने वहां पे आपको कराया था। ठीक है, तो अब बिना देर किए नेक्स्ट क्लास में चलते हैं और आज से स्टार्ट हो जाएगा आपका मध्यकालीन भारत, यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास। भारत का इतिहास ऑफिशियल तौर पे जो है कि आज से ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बिना देर किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न यहाँ पे जो पूछा जाता है, दो चार प्रश्न बहुत फेमस है। पहला तो ये है कि मध्यकालीन में सबसे पहले भारत पे आक्रमण करने वाले कौन थे। हालांकि इसकी चर्चा मैं पीछे भी एक आध बार कर चुका हूं, पर फिर भी यहां पे जो है कि मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पहली बार जो है कि भारत पे आक्रमण, अरब आक्रमण हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो है कि 17 साल का लड़का था और इसके जो है कि नेतृत्व में अरब आक्रमण भारत पे हुआ। सबसे पहले जो है कि अरब आक्रमण हुआ 712 जो है कि आता है यहाँ पे। मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 712 एडी देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इसी समय कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि अरब के जो खलीफा वगैरह हैं उनके जो है कि जहाज जा रहे थे, जहाज में कुछ माल जा रहा था और देवल बंदरगाह भी याद रखिएगा, देवल बंदरगाह भी पूछा जाता है ना। देवल बंदरगाह होता है और देवल बंदरगाह पर जो है कि उस जहाज को लूट ली जाती है। लूट ले जाने के बाद जो है कि जो वहां का राजा था, सिंध का राजा था। सिंध का राजा कौन था? सिंध का राजा कौन था? सिंध का राजा था दाहिर। राजा दाहिर पे आरोप लगाया जाता है कि आप इसके लिए क्या है, जिम्मेवार हैं। आपके टेरिटरी में, आपके जो है कि राज्य में ये लूट हुई है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप इसके लिए जिम्मेवार हैं। और उन्हें जिम्मेवार ठहराते हुए जो है कि भेजा जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। 17 साल का लड़का होता है। रावर का युद्ध होता है 712 में और रावर के युद्ध में जो है कि राजा दाहिर को बुरी तरीके से पराजित कर दिया जाता है। उनके जो है कि राज्य पे कब्जा कर लिया जाता है और पहली बार यहीं पे सिंध में ही पहली बार जजिया लगाया जाता है। जजिया लगाया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि पहली बार जजिया कहां पे लगा था, तो सिंध के क्षेत्र पे लगा था। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैं एक बार फिर से इस सारी चीजों को सही तरीके से, बिल्कुल स्टोरी फॉर्म में क्रमवार तरीके से इसको मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इस क्रम में आगे चलते हैं। भारत पे प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पे पहले जो है कि वही अरब का आक्रमण हुआ था। भारत पर आक्रमण करने वाला व्यक्तियों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम यहां पे देखते हैं तो सबसे पहले आता है मोहम्मद बिन कासिम, आ गया यहां पे, है ना। यहां पे मोहम्मद बिन कासिम आ गया। मोहम्मद बिन कासिम के बाद देखते हैं तो महमूद गजनबी आता है। महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गोरी आता है। मोहम्मद गोरी के बाद चंगेज खां आता है। चंगेज खां के बाद तैमूर आता है। ये प्रॉपर जो है कि आपको थोड़ा सा जो है ना क्रोनोलॉजी याद रखना है, क्योंकि क्रोनोलॉजी, हालांकि यहाँ पे मैं जोड़ दिया हूं मोहम्मद बिन कासिम, हालांकि इसको यहाँ पे जोड़ने की जरूरत नहीं थी। जो प्रश्न पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि महमूद गजनबी और ये जो यहाँ पे चार दे रखे हैं, इनका सही क्रम में भारत पे, मध्यकालीन भारत में सही क्रम में आक्रमण को क्या कीजिए, व्यवस्थित कीजिए कि सही क्रम में इनका आक्रमण कैसे हुआ। तो सबसे पहले होता है महमूद गजनबी का होता है, गजनबी, उसके बाद गोरी, गोरी के बाद चंगेज खां आता है, चंगेज खां के बाद तैमूर लंग आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चारों जो है कि बिल्कुल क्रम में जो है कि भारत पे अटैक करते हैं। उसके बाद महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी। ये भी पूछा जाता है, घुमा के प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि उतबी
उत्वी भारत में किसके साथ आया था, है ना। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है आपसे, या पूछा गया है कि जो है कि अब ये तो सीधा सीधा पूछा है ना, कि महमूद गजनबी क्या इतिहासकार कौन था, उत्वी था। बट रिवर्स भी तो हो सकता है, उत्वी किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था उत्वी। ठीक है। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था, तो महमूद गजनबी। और यहां इसका मतलब ये हो गया, अब एक चीज याद रखिए कि यहां पे जो है, अब एक प्रश्न और यहां पे शायद मुझे याद आ रहा है पूछा गया है कि उत्वी और अलबरूनी, है ना, उत्वी और अलबरूनी को लेकर के प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से इतिहासकार महमूद गजनबी के दरबारी जो इतिहासकार थे या महमूद गजनबी के साथ भारत आए हुए थे। तो उसमें 3-4 इतिहासकारों का नाम दे रखा है, उन 3-4 इतिहासकारों में से उत्वी एक था और अलबरूनी दूसरा था। तो इस तरीके से भी प्रश्न जो है कि यहां पे पूछा हुआ है। ठीक है। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया, बार बार आक्रमण करता था। अंतिम बार इसका आक्रमण जो है कि आपका 26 में होता है ना। अंतिम बार आक्रमण इसमें जो है कि आपका 26 में होता है, सॉरी 1026 में होता है। ठीक है। 1026 में जो है कि अंतिम बार आक्रमण होता है इसका। और वहां पे जो है कि सोमनाथ मंदिर को क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। 25 में चला था, 26 में आक्रमण होता है और तोड़ दिया जाता है इसको। ठीक है। 17 बार आक्रमण करता है, लूटपाट करता क्या है, कुछ नहीं, बस लूटपाट करता है, लूटपाट करता है। इस चीज को याद रखिएगा, क्या करता है, बस लूटपाट करता है, मंदिरों को तोड़ता है, खजाने उसमें मंदिर, चूंकि मंदिरों को तोड़ने का एक बड़ा कारण यह था, मंदिरों को तोड़ने का एक बड़ा कारण यह था कि उस समय जो है कि मंदिर जो थे सार्वजनिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करते थे। सार्वजनिक गतिविधियों के केंद्र होने के का मतलब क्या है, तो सार्वजनिक गतिविधियों के केंद्र होने का मतलब ये हो गया कि अगर किसी व्यक्ति को समस्या होती थी तो मंदिर में जाता था, कष्ट होता था मंदिर में जाता था, खेती के लिए पैसे नहीं है मंदिर में जाता था, कर्जा चाहिए मंदिर में जाता था, भगवान की पूजा करना है मंदिर में जाता था। तो इस तरीके से देखते हैं तो बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर के वो मंदिर जाता था। एक मिनट बस। ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे, मैं ये आपको बता रहा था कि जो मंदिर थे, मंदिर जो है कि सार्वजनिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करते थे। केंद्र कैसे हुआ करते थे, अगर किसी को कोई समस्या है वो कहां जाता था, मंदिर के पास जाता था, वहां पे जो है कि सुलझाया जाता, मंदिर में ही बैठ के सुलझाया जाता था। हालांकि वैवाहिक कार्यक्रम वगैरह हुआ करते थे तो वहां पे भी जो है कि मंदिर का उपयोग किया जाता था। अगर दो भाइयों में लड़ाई हो गई, उसका सुलह कराना है, उसके लिए भी मंदिर का उपयोग किया जाता था। अगर आपको खेती में नुकसान हो गया तो उसके लिए कर्ज चाहिए, खेती करने के लिए कर्ज चाहिए, उसके लिए कहां पे जाता था, मंदिर में जो है कि आपको पैसा जो है कि मिल जाता था। क्यों, क्योंकि वहां पे जो है कि बहुत सारा पैसा धन इकट्ठा रहता था ऑलरेडी। उस समय जो मंदिर थे वो बैंक का काम करते थे, बैंकर का काम करते थे एक तरीके से। विवाह वगैरह कोई क्या बोलते हैं कि शुभ कार्य कराना है, वही केंद्र हुआ करता था। उसी तरीके से जो है कि यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारी जो सामाजिक गतिविधियां हैं उसका प्रमुख केंद्र हुआ करता था, धन का संग्रह खूब हुआ करता था। तो इसी कारण से जो है कि जब आक्रमण होता है तो इसी कारण से ज्यादातर मंदिरों को टारगेट किया जाता है, क्योंकि बड़े मात्रा में वहां पे धन संग्रह था और जो सार्वजनिक जो है कि गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। ये दो कारण मेन था। ठीक है। तो बार बार मंदिर पे अटैक किया गया था। आगे चलते हैं। वहिंद का युद्ध जो 1008 से 9 में हुआ था, निम्नलिखित में से किसके किसके बीच हुआ था, तो महमूद गजनबी और आनंदपाल, महमूद गजनबी और आनंदपाल के बीच हुआ था। ठीक है। ये एक बार पूछा है, बहुत ज्यादा ये पूछा नहीं गया, बट ठीक है। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख
के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। तो महमूद गजनवी ने जो है कि सिक्के जारी किए थे जिसमें उसके एक साइड जो है कि संस्कृत के लेख जो है कि श्लोक जो है कि लिखे रहते थे। शाहनामा के लेखक फिरदौसी संबंधित हैं महमूद गजनवी के दरबार से। अब यहां पे देखिए तीसरा जो है कि इतिहासकार आ गया, उतबी हो गया, अलबरूनी हो गया, फिरदौसी हो गया। कौन कौन हो गया? उतबी, अलबरूनी और फिरदौसी। तो ये तीन इतिहासकार ऐसे हैं जो महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित है, इनके दरबारी इतिहासकारों में से एक रहे हैं। मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम नहीं हुआ? तो उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन। यहां पे देखते हैं बहुत सारा जो है कि परिणाम होता है जब मोहम्मद गोरी और का अटैक होता है, तो उसमें सांस्कृतिक जो है कि संबंध बनते हैं, सांस्कृतिक विकास होता है, स्थापत्य का विकास होता है ना, ये सारा कुछ होता है। लेकिन जो नहीं हुआ तो उत्तरी भारत का केंद्रीकरण नहीं हुआ। अगर केंद्रीकरण हो गया होता, केंद्रीकरण मतलब कि पूरे उत्तरी भारत में एक साम्राज्य का, एक राज्य का निर्माण हो जाए, इस कंडीशन में कोई भी बाहरी आक्रमणकर्ता यहां पे अधिकार नहीं कर पाता, लेकिन ये नहीं हो पाया। ये यहां पे करेक्ट सिचुएशन, ठीक है। मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम हुआ? तो कौन सा परिणाम हुआ? तो भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अब प्रत्यक्ष रूप से शासकों के हाथ में केंद्रित हो गए और उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ। ये इसके परिणाम स्वरूप हुआ, है ना। स्थापत्य वगैरह भी यहां देखते हैं, लेकिन इसका जो प्रत्यक्ष जो है कि प्रभाव हमें देखने को मिलता है वो यही मिलता है कि भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अब प्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया और उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात होता है। नेक्स्ट, तराई की पहली लड़ाई यानी फर्स्ट जो वार हुआ था निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो देखिए, चाहे पहली हो चाहे दूसरी हो, दोनों जो है कि पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। पहले में जो है कि मोहम्मद गोरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान क्या होता है? जीत जाता है, बंदी बनाया जाता है और बंदी बना करके इसको ले जाया जाता है ना। बट वहां पे होता क्या है कि यह जो घुटने पे बैठ जाता है, सर झुका देता है, तो पृथ्वीराज चौहान इसे छोड़ देता है कि जब ये घुटने पे आ गया, हथियार डाल दिया, तो चूंकि उस समय होता क्या था कि राजपूतों का एक जो है कि अपना धर्म होता था, राजपूत धर्म, और उस धर्म के अकॉर्डिंग जो है कि किसी निहत्थे पे, असहाय पे, जो आपके शरणागत आ गया है, जो घुटने पे आ गया है ना, जो पीठ दिखा रहा है, उस पे हम किसी तरह का अटैक नहीं कर सकते, उसके हम जान माल का जो है खतरा नहीं उसे दे सकते। तो इस कंडीशन में जो है कि पृथ्वीराज चौहान जो है कि क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए जब वो घुटने पे आ जाता है, हथियार डाल देता है, तो उसे छोड़ दिया जाता है। और छोड़ दिए जाने के बाद जो है कि क्या होता है, फिर तराई का दूसरा युद्ध होता है और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जो है कि पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है? हरा देता है। और हराने के बाद चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों को जो है कि लेकर के अपने देश चला जाता है, ठीक है। और वहां जाने के बाद जो है कि अब वो जो भी आप पृथ्वीराज चौहान मूवी वगैरह देखे होंगे तो उसमें सारी चीजें होती हैं, है ना। वहां पे जो है कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताव पर सुल्तान है मत चूको चौहान, इस तरीके से जो है कि वो काव्य बोलते हैं और इसे जो है कि सुनकर के पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण मारते हैं और इस तरीके से गजनवी की मृत्यु हो जाती है। वहीं पे इन दोनों की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो तराई का दूसरा युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो है ना, भारतीय इतिहास में 2 जो युद्ध हैं, 2-3 युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो तराई का दूसरा युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, बक्सर का युद्ध, चौसा का युद्ध जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है कि एक और युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में नहीं आ रहा। वैसे तो बहुत है, बट ये 2 जो है कि मेन है जिनका प्रभाव, इनसे क्या होता है, इनसे जो है कि पूरा सिस्टम हिल जाता है।
हिल जाता है का मतलब ये हो गया तराई का युद्ध जो है कि जब हारा भारत, तो यहां पे पूरा सिस्टम ही क्या हो गया, चेंज हो गया, चेंज हो गया। यहां पे जो है कि मुस्लिम शक्ति का जो है कि स्थापना हो गई, और मुस्लिम, एक तरीके से कहिए कि मुस्लिम जो है कि राज्य की स्थापना हो गई। किसकी? मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में, 570 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय की गई थी। 712 में, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग में ही। मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित करने वाला भीम द्वितीय था। देखिए, जो गजनबी है, गजनबी को पराजित की थी रानी दिद्दा। किसने पराजित की थी? रानी दिद्दा ने, रानी दिद्दा ने पराजित की थी। और यहां पे ये जो द्वितीय है ना, इसकी संरक्षिका थी नाइक देवी। इस चीज को याद रखिएगा, नाइक देवी, नाइक देवी। आप ये कह सकते हैं ये गुजरात की लक्ष्मीबाई हैं, गुजरात की लक्ष्मीबाई है ना, गुजरात की लक्ष्मीबाई है। और यहां पे जो है कि संरक्षिका थी जो है कि आप कौन थी? नाइक देवी। और मोहम्मद गोरी का अटैक होता है, मोहम्मद गोरी का अटैक होता है, तो यहां पे 3 कंडीशंस रख दी जाती है। कंडीशन नंबर पहली कहा जाता है कि सबसे पहले आप क्या करो, आप अपना जो है कि हमें राज्य हमें सौंप दो, साथ ही साथ आत्मसमर्पण कर दो, घुटने पे आ जाओ और हमसे क्या करो? विवाह करो। नहीं, हमसे विवाह करो। लेकिन उससे पहले एक और शर्त लगा दी जाती है कि सबसे पहले आप इस्लाम कबूल करो, फिर हमसे क्या करो? विवाह करो। तो इस तरीके से पूरा जो है कि यहाँ पे एक प्रस्ताव रखा जाता है। नाइक देवी जो है कि अपने बच्चे को लेती हैं, बच्चे को लेकर के जंग के मैदान में उतर जाती हैं और इनको मोहम्मद गोरी साहब को हरा देती हैं, फिर ये भाग जाते हैं वहां से, है ना, फिर वहां से वो निकल लेते हैं। ठीक है। तो जो मोहम्मद गोरी हैं, याद रखिएगा, सर्वप्रथम किससे हारे थे? नाइक देवी या भीम द्वितीय से हारे थे। दूसरी बार किससे हारे थे? पृथ्वीराज चौहान से हारे थे। गजनबी को किसने हराया था? जम्मू कश्मीर की सम्राट या कह लीजिए कि साम्राज्ञी रानी दिद्दा। इस चीज को याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर की रानी दिद्दा जो है कि महमूद गजनबी को हराई थी। हालांकि इसमें वो पॉइंट नहीं है मैं, लेकिन वहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये कई बार जो है कि पूछा गया है। हमारे इतिहास में बहुत कम महिला शासिका हुई हैं और उन महिला शासिकाओं से प्रश्न पूछा जाता है ना। नाइक देवी से भी प्रश्न पूछा जाता है, लक्ष्मीबाई से भी प्रश्न पूछा जाता है, रानी दिद्दा से भी पूछा जाता है, रुद्रम्मा देवी से भी पूछा जाता है, रजिया सुल्तान से भी पूछा जाता है। ये 4-5 महिला जो है कि संरक्षिका या शासिका हुई हैं, जो जिनसे प्रश्न जो है कि पूछा ही पूछा जाता है, 4-5 से हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था चंदावर के युद्ध में। किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर के युद्ध में। बख्तियार खिलजी ने किसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? मोहम्मद गोरी का दास था। ये बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल और बिहार पे क्या किया था? विजय प्राप्त किया था, वो मोहम्मद गोरी का कौन था? दास था। मोहम्मद गोरी का दास था, और वो भी बख्तियार खिलजी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को। किसे माना जाता है? मोहम्मद गोरी को। इसी का एक दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, उसे इक्ता दे दिया गया। इक्ता दे दिया गया मतलब ये हो जाता है जैसे उस समय जो मुस्लिम कल्चर था उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो राजा था यानी कि जो सुल्तान था, वो अपने किसी अधीनस्थ को, यानी कि सेनापति भी हो सकता है, वो दास भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो अपने तरफ से जो है कि एक क्षेत्र दे देता था जिसको इक्ता कहा जाता था। वो क्षेत्र उसको शासन करने के लिए दिया जाता था, जिसको इक्ता कहा जाता है। तो सबसे पहले जो है कि ये अब पूरा भारत का क्षेत्र जीत गया था, यहाँ पे शासन उसको करना नहीं था, उसको वापस जाना था अपने देश। तो उन्होंने अब जहाँ पे अपना जो है कि एक गुलाम यहाँ पे बिठा गया कुतुबुद्दीन ऐबक को, और इस तरीके से गुलाम वंश की स्थापना होती है, जिसका पहला शासक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे आएगा अभी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? तो मोहम्मद गोरी की। महमूद गजनबी के सिक्कों पर,
संस्कृत के श्लोक लिखे थे। मोहम्मद गोरी के सिक्के पे जो है कि आपकी माता लक्ष्मी का जो है कि स्वरूप वहां पे उकीर्ण किया गया था, यानी बनाया गया था। कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज तृतीय, कई बार बता चुके हैं। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर जो है कि बगदाद के खलीफा का नाम सबसे पहले लिखा गया। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन हुआ था तुर्कों के कारण। तुर्क आए भारत में, वो अपने साथ जो है कि पोलो का खेल लेकर आए। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? कारण क्या था? तो कारण था कि पृथकता थी, पृथकतावादी था, यानी कि वो जो राजपूत थे, यानी कि जो भी भारत के राजा थे, वो एक साथ नहीं थे, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सबको एक साथ लाने वाली कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, जिसके वजह से वो लोग बिखरे हुए थे। और इसके कारण से जो है कि इसी के कारण गोरी को भारत को हराने में बहुत आसानी हुई, बहुत जो है कि सहूलियत मिली। अनुउदार है ना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था थी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अवनति थी। देखिए, अवनति नहीं कह सकते। देखिए, ये जो थोड़ा सा जो है ना, ये जो थोड़ा सा यहां पे पॉइंट दे रखा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अवनति थी, ये थोड़ा गलत पॉइंट दे, ये शब्द यहां पे गलत यूज कर रखा है ना, यहां पे अवनति नहीं होना चाहिए। देखिए, जब भी कोई नई तकनीक इतिहास में देखने को मिलती है, तो जब भी कोई नई तकनीकी जो है कि इतिहास में देखने को मिलती है, तो इतिहास की दिशा या कहिए कि समाज की दिशा और दशा को बदल के रख देती है। ठीक है, जैसे पहले आता है आपका भाला, है ना, जो मिसाइल तकनीकी पे आधारित है, भाला, और आपका क्या बोलते हैं कि वो धनुष। सबसे पहले हथियार में देखते, सबसे पहले हथियार पत्थर के थे, हैंडेक्स आए, पास जाके मारना पड़ता था, दिक्कत होती थी, समस्या होती थी, शिकार उकार करने में, लड़ाई वगैरह में हम भी घायल हो जाते थे, शेर हमें भी काट छाट के खा लेता था, है ना। एक आध बार तो होता था कि भाई 10 में से 9 बार हम जीते, एक बार जो है कि शेर जीत गया या जंगली जानवर जीत गया तो हम निपट गए, तो पास जाके हमला करना पड़ता था। तो दूर से चला के अस्त्र मारने वाले जो है कि टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। तो इसमें 2 टेक्नोलॉजी भी विकसित होकर आई, आपका जो है कि आपका भाला जो है कि विकसित होकर आया, और धनुष और बाण विकसित होकर आया, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी पे आधारित है, उसी आधारित पे। ठीक है, तो उससे सहूलियत मिली, है ना। उसके बाद नई टेक्नोलॉजी आती है तलवार। ईरानी आते हैं, आर्य आते हैं, तलवार लेके आते हैं, घोड़े पे सवार हैं, तलवार लेके आ रहे हैं, छोटा सा हथियार है, बहुत धारदार है, बहुत कामगार है। तो वो जो है कि उस समय की दशा और दिशा को क्या करता है, बिल्कुल बदल के रख देता है। ठीक है, वैसे ही देखते हैं, यहां पे चल के यहां पे आते हैं, तो यहां पे ये लोग क्या थे, तुर्क लोग बहुत अच्छे घुड़सवार होते थे, और यहाँ के जो घोड़े होते थे वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी। अरब और तुर्की घोड़े दोनों ही वर्ल्ड फेमस है। अरबी घोड़े या तुर्की घोड़े, दोनों की बात किया जाए तो दोनों ही जो है कि अपनी क्षमता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और ऊपर से जो है कि तलवार हल्की, दोधारी। ठीक है, तो ये कुछ इनकी विशेषताएं थी, जिन विशेषताओं के कारण जो है कि देखा जाता है, जिन विशेषताओं के कारण जो है कि ये भारत पे हावी हो जाते हैं। हालांकि ये भारत में भी घोड़े तलवार भाले थे, लेकिन भारत के घोड़ों की तुलना में अरबी और तुर्की घोड़े ज्यादा जो है कि मजबूत होते थे, और वो ज्यादा क्रियाशील होते थे। ये थोड़ा सा एक जो है कि एक चीज यहां पे देखने को मिल जाती है, तलवार जो है कि वहां पे अलग आ जाती है, दोधारी आ जाती है ना। और वैसे ही आगे चल के देखेंगे, बाबर आता है, बाबर अपने साथ बारूद लेके आता है, नई टेक्नोलॉजी, और पूरे भारत को जीत लेता है। वैसे ही आप देखेंगे ब्रिटिशर्स आते हैं, यूरोपीय आते हैं, नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, तोप गोले राइफल्स लेके आते हैं, नौसेना लेके आते हैं, पूरे भारत को जीत लेते हैं।
वैसे ही जो है कि आगे चल के देखते हैं कि तकनीकी और विकसित होती है। अमेरिका जो है कि आपका एटम बम लेके आता है, पूरी दुनिया को जीत लेता है। सबसे पहले एटम बम जो है कि नागासाकी हिरोशिमा पे अटैक करता है, पूरे समाज, पूरे पृथ्वी का नशा और दशा और दिशा क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो जब भी थोड़ी सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, देखिए यहां पे जो अवनति लिखा है ये नहीं है, ये सही, पूर्ण रूप से सही नहीं है। जो टेक्नोलॉजी, जो तकनीक अरबियों के पास थी, वही लड़ाई की तकनीक हमारे पास भी थी, बल्कि उनसे बेहतर थी। सिर्फ एक जो चीज जो है कि बहुत ज्यादा फर्क डाला, एक दो चीज, वो ये कि अरबी और तुर्की घोड़े भारतीय घोड़े से बहुत अलग होते थे, बहुत ज्यादा क्रियाशील होते थे। एक ये कारण था। दूसरा कारण यह था कि भारत में जो है कि अलगाव था, भारत में कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी, इसके वजह से ये चीज हमें देखने को मिलता है। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी, ठीक है, बख्तियार खिलजी आता है ना, बख्तियार खिलजी। और फिर जो है कि नालंदा वगैरह, विक्रमशिला वगैरह जो विश्वविद्यालय वगैरह हैं, उनको नष्ट वगैरह करता है, ये चीजें हैं। मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? शेख निजामुद्दीन औलिया ने। पुराणों का अध्ययन करने वाला मुसलमान अलबरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398 में, 1398 में, ठीक है। और 1498 में आ जाते हैं वास्को डी गामा, ठीक है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कांधार, कांधार थी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का। हालांकि ये छोटा सा वंश है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है ना, बस इसका स्थापना जो है कि का कारण क्या था, स्थापन, इसके संस्थापक कौन था, अंतिम शासक कौन था, यही 2-3 चीजें यहाँ पे पूछी जाती है, बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत, उसके बाद दिल्ली सल्तनत क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। दिल्ली सल्तनत में देखते हैं तो कुल 5 जो है कि यहाँ पे हमें वंश देखने को मिलते हैं। इसको याद रख, 5 को सही क्रम याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं। गुड़ खा, गुड़ खा, तसली, तसली या तसले में, तसले में, तसले में, ठीक है। तो इससे हो जाएगा गुलाम वंश, इससे हो जाएगा खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और मुगल वंश, मुगल वंश। इस तरीके से पूरा जो है कि हम देख लेते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ये तो 5 आ गए, है ना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, है ना। और एक लास्ट में आता है मुगल वंश। मुगल वंश के बाद देखते हैं तो भारतीय में जो है कि अब अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हो जाता है। दिल्ली सल्तनत के बारे में ये पूरा जो है क्रम याद रखिएगा, ये क्रम जो है कई बार पूछा जाता है। कई बार क्रोनोलॉजी पूछने के साथ साथ कई बार ये भी पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं है। तो यही 5 राजवंश हैं जो दिल्ली जो है कि आपके सल्तनत से संबंधित है। इसमें सबसे पहले आता है, अच्छा, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन थी? फारसी थी। चाहे दरबारी भाषा पूछे या फिर आपकी प्रशासनिक भाषा पूछे, दरबारी भाषा पूछे या प्रशासनिक भाषा पूछे, दोनों एक ही होगा, फारसी। हालांकि दोनों तरीके से प्रश्न पूछा गया है, दोनों क्या होगा? फारसी होगा। अब आ जाता है गुलाम वंश।
गुलाम वंश आ जाता है। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है? तो गुलाम वंश का आरंभिक जो शासक थे उसका सही क्रम देखते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, उसके बाद आराम शाह आता है, इल्तुतमिश आता है, उसके बाद रजिया आती है। हालांकि यहाँ पे भी एक जो है कि बीच में आता है बट वो हटा दिया जाता है। उसके बाद बलबन मेन शासक आता है। ये मुख्य जो है कि 4 शासक हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन। ठीक है। मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। हाँ, यहां देखिए अब 2 तरीके से यहां पे प्रश्न पूछा जाता है। एक तो प्रश्न ये पूछा जाता है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। या फिर ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया जाता है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो चाहे प्रथम शासक पूछे या फिर संस्थापक पूछे, दोनों क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। इसने अपनी राजधानी किसे बनाई? लाहौर को। राजधानी किसे बनाई? लाहौर को। दिल्ली को इसने नहीं बनाया, लाहौर को बनाया। इस चीज को ध्यान रखना है। दिल्ली बाद में जो है कि ट्रांसफर होती है, इल्तुतमिश लेके आता है। ठीक है। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देख रेख के लिए किसे नियुक्त किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो सेनापति था या दास था कह लीजिए। इसी दास था जो गुलाम वंश इसलिए बोला जाता है। भारत में मोहम्मद गोरी के प्रथम अख्ता है ना, अख्ता प्रदान किया। अभी बता रहे थे ना कि क्या होता है कि जो उस समय के मुस्लिम जो है कि सुल्तान हुआ करते थे, वो जब कोई नया क्षेत्र जीतते थे तो वो अपने किसी अधीनस्थ को, किसी दास को या किसी सेनापति को वो क्षेत्र दे देते थे। और ये जो अनुदान देने की प्रथा होती थी उसे मुस्लिम कल्चर में अख्ता बोला जाता था उस समय। जैसे इससे पहले प्राचीन काल में हम देख रहे थे तो सामंतवादी व्यवस्था थी, और सामंतवादी व्यवस्था में क्या होता था कि ब्राह्मणों को और अधिकारियों को भूमि अनुदान दी जाती थी। तो यहाँ पे अनुदान शब्द प्रयोग किया जाता था, जबकि वहां पे अख्ता प्रयोग किया जाता था कि किसी क्षेत्र को हम जीता, हमने अपने अधीनस्थ को दे दिया वहां पे राजकाज चलाने के लिए, बस ये चीज होती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा, इस चीज को याद रखिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। क्या है? एक मस्जिद है। यह भी पूछता है उल्टा, उल्टा कर दीजिए कि 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किसने बनवाया था, या 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य, निर्माण में योगदान, देखिए जो कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी। यहां पे योगदान इसका किसका है? कुतुबुद्दीन ऐबक का है, इल्तुतमिश का है, फिरोज शाह तुगलक का है, 3 का है। ठीक है। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कि पोलो खेल रहा था, चौगान खेल रहा था, घोड़े से गिर गया। घोड़े से गिरने के बाद इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु के बाद दूसरे राजा आ जाते हैं। कुअल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो यहां पे बार बार पूछा जा रहा है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श जो है कि कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्या कहा जाता था? ये बहुत फेमस था दान दक्षिणा देने के लिए। किसके लिए? दान दक्षिणा देने के लिए। लाखों का दान देता था, तो लाखों का दान देता था तो इसलिए इसे नाम दे दिया गया लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब लाखों का दान देने वाला। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अभी यहां पे मैंने आपको बताया था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई चौगान क्रीड़ा खेलते समय घोड़े से गिर करके हो गई थी। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। कुछ असंबंधित परिवार जिनके स्थापना दास सैनिकों के रूप में राजा के लिए सेवा देते हुए वह बना गुलाम वंश। ठीक है। इल्तुतमिश शासक था गुलाम वंश का। यह भी पूछा गया है कि इल्तुतमिश किसका जो है कि शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद देखते हैं कि इल्तुतमिश आता है ना। हालांकि इल्तुतमिश के बाद देखते हैं तो बहुत सारे जो है कि अयोग्य शासक आते हैं। उसके बेटे किसी काम के नहीं थे।
है ना। चलो आगे आएगा वो, तो आगे देखा जाएगा। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नियमित सिक्के जारी करने वाला, गुलाम वंश का नियमित सिक्के जारी करने वाला पहला सुल्तान कौन है? तो इल्तुतमिश किए एवं दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई। दिल्ली को साम्राज्य की राजधानी किसने बनाई? इल्तुतमिश ने। ये दोनों प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इल्तुतमिश ने। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान। इल्तुतमिश के शासन के दौरान। अब चंगेज खां का आक्रमण कब होता है? 1398 में, 1398 में होता है ना। इल्तुतमिश शासक होता है। इसका वास्तविक नाम क्या था? मूल नाम क्या था? तेमुचीन। तेमुचीन। चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था? तेमुचीन। मंगोल प्रथम बार सिंध के तट पे कब देखे गए थे? इल्तुतमिश के शासनकाल में। एक ही प्रश्न है, घुमा घुमा करके पूछा गया है, ठीक है। मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई? चंगेज खां की मृत्यु कब होती है? तो 1227 में। 1227 में चंगेज खां की मृत्यु होती है। प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन था, सैनिक प्रधान। कैसा था? सैनिक प्रधान। अब जो यहां पे बात किया जा रहा है, ये तो तुर्की शासन। अच्छा, इस चीज को और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गुलाम वंश में की जगह पे आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार तुर्की साम्राज्य का स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो जब यहां पे होता है तो ये एक्चुअली राजा तो थे नहीं, दास थे, सेनापति थे। राजा, देखो, राजा में और सेनापति में, दास में अंतर होता है, राजा नहीं थे। तो स्टार्टिंग में ये लोग वैसे ही सेनापति की तरह ही बिहेव करते थे, राजा वाला गुण इनमें देखने को मिलता नहीं है। बाद में ये धीरे धीरे फिर सीखे कि राजा कैसा होता है ना। तो इसीलिए जो स्टार्टिंग के कुछ राजा आते हैं यहां पे, तो उनका जो व्यक्तित्व था या उनका जो व्यवहार था वो सेनापति की तरह था, इसलिए सैनिक प्रधान माना जाता है। क्या माना जाता है? सैनिक प्रधान माना जाता है। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की? इक्ता व्यवस्था, तो इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश ने भारत में प्रारंभ की। भारत में इक्ता व्यवस्था प्रारंभ करने वाला शासक कौन है? इल्तुतमिश है। देखिए, गोरी ने इक्ता दिया था, लेकिन वो भारत में नहीं था, है ना। वो तो यहां दे के चला गया, इसलिए इल्तुतमिश को माना जाता है। स्पेस के बीच देश को इक्ता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया। अग्रणीय सैनिक नायकों को, यानी कि जो यहां पे गुलाम वंश में, चूंकि ये प्रथा चल गई ना, गुलाम वंश का जो एक कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसको जो एक एक्टा के रूप में मिला था, तो उन्होंने भी जो है कि मोहम्मद गोरी के याद में ये फिर प्रथा जो है कि आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और इन्होंने जो है कि कोशिश ये किया कि हमारे जो सेना नायक हैं, हम उन्हें भी जो है कि एक्टा देंगे, यानी कि अपने क्षेत्र के कुछ कुछ हिस्से देंगे कि भैया लो, और क्या करो, यहां पे आप शासन वासन करो, कर वगैरह वसूले, अपना देख रेख करो इसका, ठीक है। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का, टका, जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो टका किसने जारी किया है? इल्तुतमिश ने। किसने जारी किया है? इल्तुतमिश ने। टका किसने जारी किया? इल्तुतमिश ने जारी किया, ठीक है। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके काल में देखा गया? तो इल्तुतमिश के काल में देखा। किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाई? ये जो है कि इल्तुतमिश हो गया। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का कार्य किसने प्रारंभ किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने, ठीक है। बाद में मरम्मत कराया फिरोज शाह तुगलक ने। तो तीनों का नाम जो है कि यहां पे जुड़ा हुआ हमें मिलता है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक गाजी को। जानी नहीं, मलिक जानी नहीं, मलिक गाजी होना चाहिए, गाजी, मलिक जानी, चलो ठीक, मलिक जानी ही रहने दो। मलिक जानी को
किसे नियुक्त किया? मलिक जानी को। कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका बनी? रजिया सुल्तान। अब यहां पे आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के जितने भी पुत्र थे वो सब जो है कि भोग विलास में लिप्त रहते थे, भोग विलास में लिप्त रहते थे, अयोग्य सिद्ध गया। अब बेचारा जो है कि इल्तुतमिश अंदर ही अंदर घुटता रहता था, अंदर ही अंदर क्या करता था? वो घुटता रहता था, कुछ कह नहीं पाता था लेकिन घुटता रहता था कि ये कहां से सब नालायक आ गए, किसी काम के नहीं है। तो उसने अपना उत्तराधिकारी, जब वो बीमार था, सब इधर उधर लड़ रहे भिड़ रहे थे, उसने अपना अधिकारी जो है कि अपना उत्तराधिकारी किसे अनाउंस कर दे, घोषित कर दिया? रजिया को घोषित कर दिया। लेकिन समस्या क्या थी? समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि जो रजिया थी महिला, और इस्लामिक कल्चर में महिला शासिका नहीं हो सकती। इस्लामिक कल्चर में महिला शासिका नहीं हो सकती। और ऊपर से समस्या क्या हो गई? ये शासिका बनते ही क्या काम की कि जो पुरुषों का वस्त्र था, पुरुषों का वस्त्र धारण करके सभा में आने लगी, तो जो इसके मंत्रीगण थे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, वो और बौखला गए, है ना। तो और इसे जो है कि पद से हटाने के लिए षड्यंत्र चलने लगे, है ना, षड्यंत्र चलने लगे। और षड्यंत्र के तहत इसे जो है कि याकूब से जो है कि युद्ध करने के लिए भेज दिया जाता है। और याकूब से जब युद्ध करने के लिए भेज दिया जाता है, युद्ध हारने लगती है, तो जो है कि क्या करती है? याकूब से ही शादी कर लेती है। कहती है क्या चाहिए तुमको भाई बताओ, युद्ध हम लड़के, तुम मेरे से युद्ध लड़ ही क्यों रहे हो? याकूब बोलता है कि देखो मुझे राजगद्दी चाहिए। बोले कि राजगद्दी चाहिए ना, तो राजगद्दी मैं दे रही हूं, राजगद्दी पे मैं बैठी हूं तो मैं भी तुम्हारी हो गई। तो वो जो है कि शादी का प्रस्ताव होता है, वहां पे याकूब से जो है कि शादी हो जाती है। तो जब शादी हो जाती है तो जो इसके प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो भी इनके मंत्रीगण वगैरह हैं, वहां पे फिर राजनीति होने लगती है कि ये तो पासा उल्टा पड़ गया, हम इसे हटाना चाहते थे। इसने याकूब को क्या किया? अपना वैवाहिक पति बना के जो है कि फिर से जो है कि आप गद्दी पे क्या की? कब्जा कर ली। तो जब ये बात हो गई तो फिर षड्यंत्र बढ़ने लगा। ये सारी चीज होती है ना। इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण उत्तराधिकारी मनोनीत की। किसे? रजिया को मनोनीत किया। यहां पे स्पेस है, रजिया को मनोनीत किया 1236 ईस्वी में। 1236 ईस्वी में सहयोग से, किसके सहयोग से? रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी तो जनता के सहयोग से। यहां पे अयोग्य शासक बैठ गया था, जनता ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। और जनता ने विद्रोह करके जो है कि राजा को कुर्सी सहित उठा के फेंक दिया और रजिया को गद्दी पे बिठा दिया। तो रजिया, याद रखिएगा एक चीज कि रजिया जो है कि मध्यकालीन भारत में जनता द्वारा चुनी हुई शासिका थी, जनता द्वारा चुनी हुई शासिका थी। ठीक है, एकमात्र मुस्लिम शासिका भारतीय इतिहास की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। रजिया बेगम को पदसत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। तुर्कों का हाथ था, है ना। तुर्के चहलगानी यहां पे आ जाता है। तुर्के चहलगानी 40 सरदारों का ग्रुप, 40, और वो मिलकर के इसे क्या करते हैं? हटा देते हैं। हटा क्या देते हैं? याकूत के साथ इसकी हत्या करवा देते हैं और हत्या करवा के इस तरीके से गद्दी पे अपना कब्जा जमा लेते हैं ये लोग। ठीक है, चलो आगे। वह प्रसिद्ध इतिहासकार जिसने स्वीकार किया कि रजिया अपने भाइयों से अधिक योग्य एवं सक्षम थी, ठीक है, लेकिन उसका महिला होना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, या उसके लिए यूं कहिए कि अभिशाप बन गया। उसका महिला होते हुए सभी से योग्य थी, लेकिन महिला होना उसका क्या हो गया? अभिशाप बन गया। महिला कभी शासिका नहीं हो सकती, ये इस्लामिक कल्चर में एक ट्रेडिशन था, इसलिए इसको क्या किया गया? हटा दिया गया। किसने ये चीज एक्सेप्ट किया था? मिनहाज उस सिराज ने। मिनहाज उस सिराज ने कहां पे एक्सेप्ट किया था? तो इनकी एक पुस्तक है तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी, लेखक है मिनहाज उस सिराज। उसमें ये सारी चीजें जो है कि यहां पे वर्णित
की गई है। ये पूरी चीजें वहां पे बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या कार्यक्रम हुआ था, कैसे कैसे रजिया जो है कि गद्दी पे बैठी, और कैसे कैसे रजिया को षड्यंत्र के द्वारा तुर्की चहलगानी के द्वारा जो है कि मौत के घाट उतार दिया गया उसके पति याकूत के साथ। चलिए आगे। बलबन ने उसके बाद जो है कि और छोटे छोटे बहुत सारे राजा आते हैं, अयोग्य होते हैं, वो कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बलबन ने अपने आप को जिले इलाही बताया। जिले इलाही का मतलब क्या होता है? जिले इलाही का मतलब ईश्वर का प्रतिनिधित्व। अब देखिए, इससे पहले गुलाम वंश का कोई भी शासक अपने आप को अल्लाह से नहीं जोड़ा था, अल्लाह से नहीं जोड़ा था। यहां पे ये निकल के आता है, चूंकि प्रॉफिट मोहम्मद को इस्लाम में अल्लाह का अंतिम पैगंबर माना जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पे ये बंदा निकल के आता है, कौन? बलबन। और बलबन कहता है कि मैं अल्लाह का क्या हूं? प्रतिनिधि करने वाला, पृथ्वी पर प्रतिनिधि के रूप में शासन करने वाला पृथ्वी पे बलबन मैं हूं, और आप लोग मेरे क्या हैं? अधीन है। तो यहां पे देवत्व की स्थापना होती है। देवत्व की स्थापना होती है। राजतंत्र में देवत्व की स्थापना कौन करता है? बलबन करता है, ठीक है। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गियासुद्दीन बलबन। याद रखिएगा, गियासुद्दीन बलबन, ये पूछा गया है कई बार। गियासुद्दीन बलबन दिल्ली का वह सुल्तान जिसने रक्त और लौह की नीति। अभी जैसे आया तो इसने क्या देखा? ये देखता है कि ये जो महल में अराजकता फैली हुई है, जो षड्यंत्र हो रहा है, जो राजनीति हो रही है, जो राजाओं को पद से हटाया जा रहा है, ये जो खुराफाती काम हो रहा है, ये खुराफाती काम करने वाले कौन है? तुर्के चहलगानी लोग हैं, चालीसा है, तुर्के चालीसा। और तुर्के चालीसा ही जो है कि 40 तुर्क सरदारों का ग्रुप था जिसे तुर्के चहलगानी बोलते थे। इल्तुतमिश ने उसकी स्थापना की थी, बलबन ने उसे नष्ट कर दिया, हटा दिया। तो इस सबसे पहले काम करता है कि देखो भैया ऐसा काम करते हैं, क्योंकि ये भी बलबन भी क्या था? बलबन भी तुर्क सरदारों में चालीसा का एक भाग था, रहा था कभी। तो इसको पता था कि जो तुर्के चालीसा है, चहलगानी है, उसको कैसे षड्यंत्र करती है, कैसे राजगद्दी के पीछे षड्यंत्र करती है, राजनीति करती है। तो उस चीज के निवारण के लिए कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, रुको फिर हम तुमको निपटा देते हैं। तो तुर्के चहलगानी को क्या कर देता है? ये खत्म कर देता है। कौन? बलबन। और उसके खत्म करने में रक्त और लौह की नीति अपनाता है। रक्त और लौह की नीति अपनाता है, सबको कटवा देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। कौन? बलबन। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है जो पूछा जाता है। भारत में प्रसिद्ध त्योहार नवरोज का आरंभ किसने किया? तो बलबन ने किया। नवरोज जो है कि 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार है, पारसी त्योहार है। पारसी त्योहार, यहां पे पारसी नहीं लिखा हुआ है, पारसी त्योहार है, ठीक है। वैसे ही इसने जो है कि वहां पे पारसियों में एक परंपरा थी, सजदा और पाबोस। सजदा का मतलब क्या हो गया? सजदा का मतलब ये हो गया कि हम राजा के सामने इस तरीके से झुक गए, इसे बोला जाता था सजदा। पाबोस का मतलब होता पैर चूमना, हाथ चूमना। तो ये जो फारसी ये ट्रेडिशन था, सजदा और पाबोस, तो सजदा और पाबोस की शुरुआत किसने की? बलबन ने की। नवरोज की शुरुआत किसने की? बलबन ने की। ये तीनों किससे संबंधित है? फारसी से संबंधित है। फारसी जो है कि कल्चर है उससे संबंधित है, ठीक है। नवरोज 9 दिनों तक मनाए जाने वाला त्योहार था। जैसे सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में नवरात्रि होती है, नवरात्रि 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार, वैसे ही पारसियों में नवरोज होता है, 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार। गढ़मतेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं खलीफा का सहायक कहा था। किसने? बलबन ने। बलबन ने जो है कि मस्जिदों की दीवारों पे स्वयं को क्या किया था? खलीफा का सहायक और अल्लाह का प्रतिनिधि,
खलीफा का सहायक और अल्लाह का प्रतिनिधि कहने वाला कौन व्यक्ति है? बलबन है। चलिए आगे देखते हैं। किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का आरंभ किया था? बलबन ने किया था। नवरोज कितने दिनों तक मनाया जाता था? 2 सप्ताह नहीं, 9 दिनों तक होता है। 9 दिनों तक, 9 दिनों तक चलता था। 9 दिन तक, 9 दिनों तक चलता था ये। ठीक है। चालीसा दल चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किसने किया? बलबन ने किया। बनाया किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, ये बता दिया हूं। बलबन ने स्पेस की बहाली के लिए उसने लॉ और रक्त की नीति जो है कि निकाली। किसे? कानून और व्यवस्था की बहाली के लिए। चूंकि चहलगानी थे, 40 सरदारों का ग्रुप था, ये अपने आप को कानून व्यवस्था से ऊपर मानते थे। जैसे आज के टाइम में भारत में देखें तो भारत में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को कानून व्यवस्था से ऊपर मानते हैं। उसमें कुछ विशेष जो है कि सांसद वगैरह, नेतागण वगैरह और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह हैं, वो अपने आप को, कुछ उच्च अधिकारी जो लोग हैं, वो लोग अपने आप को कानून व्यवस्था से ऊपर मानते हैं। यहां तक पता चलता है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे आम लोगों को टक्कर मार देते हैं लग्जरी कार से, और कोर्ट उनको बस ऐसे का सजा देगा कि भैया ऐसे जो है कि यातायात नियमों पे ऐसे लिख के हमें दिखा दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे, बस ये सजा दी, बात खत्म हो गई। तो ये लोग, कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को कानून व्यवस्था से ऊपर मानते हैं। वैसे ही बलबन के समय में जो तुलकित चहलगानी थी, चालीसा था, वह अपने आप को कानून व्यवस्था से ऊपर मानता था। तो उसे कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बलबन ने जो चालीसा था उसका खात्मा ही कर दिया, रक्त और राव की नीति अपनाई। ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं बहुत अच्छे से। बलबन ने केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना की, दीवाने अर्ज की स्थापना की। ठीक है। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का डर, जिसकी वजह से ये लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाने से डरते थे कि भैया देखो, हम भारत में हैं, ठीक है, राजा हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम इसको और आगे बढ़ाएंगे नहीं, है ना। अपने राज्य जो है कि जितना कब्जा कर लिए उस पे ही शासन करेंगे। ठीक है। तो चूंकि ये गुलाम वंश कंप्लीट हो गया, इसके बाद खिलजी वंश स्टार्ट हो रहा है, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं, है ना। इसको अब नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। ठीक है। इस क्लास को अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक मिनट, थोड़ा सा मैं कुछ सोच रहा हूं। ठीक है। और हमारा जो क्लास टुडे का जो है कि प्ले स्टोर से आप ऐप भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे कुछ ही क्लासेस मिलेंगी, बाकी क्लासेस आपको एज ए कोर्स जो है कि आपको ऐप पर ही मिलेंगी। अधिक अगर जानकारी चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर पे जो है कि आपका 595266926652 पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।